कार्बोक्सिलिक अम्ल। सामान्य सूत्र एल्कीन से H रिप्लेस करें और उसके बाद COOH ऐड कर दें। अम्ल और एस्टर का सामान्य सूत्र CnH2nO2 होता है। अम्ल व एस्टर क्रियात्मक समावी होंगे। एग्जाम्पल CnH2nO2 में n इजिकल टू आप 1 से लेकर के 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, n इजिकल टू 1, तो इससे हमें अम्ल आइसोमर मिलेगा। N2 से अम्ल और एस्टर दोनों मिलेंगे। इसी प्रकार 3, 4, 5 से अम्ल और एस्टर दोनों प्रकार के आइसोमर मिलेंगे। n इजिकल टू 1, तो फार्मूला हो गया CnH2nO2 से CH2O2। अब हम यहाँ पर CnH2n जो है उससे थोड़ा सा हिंट्स लेते हैं कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो डबल बॉन्ड के साथ एक O जोड़ें और एक सिंगल बॉन्ड के साथ O की वैलेंसी 2 होती है। तो वैलेंसियों को ध्यान रखते हुए हम ये फार्मूला बना देंगे। तो रूट नाम इसका है फॉर्मिक अम्ल। इसके अलावा IUPAC नाम है मीथेन, यानी एक कार्बन है तो मीथेन, और अनुलग्न होगा ओइक अम्ल। तो मेथेनोइक अम्ल इसका IUPAC नाम होगा। फिर हम रखते हैं n बराबर 2, तो C2H4O2 यानी एल्केन, 2 कार्बन की, इसके हम आइसोमर बनाएं तो कार्बन 2 को लिखेंगे पहले, फिर उसके बाद COOH बना देंगे। सेकेंड में CC बॉन्ड को ब्रेक करते हुए हम इसको एस्टर बनाएंगे, तो COOH, और दूसरे में COOCH3। तो C जो मैंने हाईलाइट किया है वो एसिड और एस्टर ग्रुप बन गए। इस प्रकार एसिड और एस्टर जब इनका अणु सूत्र मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है तो ये फंक्शनल आइसोमर होंगे, क्रियात्मक समावी होंगे। रूट, तो CH3COOH को हम एसिटिक अम्ल कहेंगे और IUPAC नाम होगा इसका। 2 कार्बन तो इथेन और COOH का अनुलग्न ओइक अम्ल। इसी प्रकार एस्टर का IUPAC नाम जनक मेथेन और COOCH3 को हम कहेंगे OH, तो मेथिल मेथेनोइड। तो मेथिल ग्रुप है वो ऑक्सीजन पर होता है, उसको हम जनक से पहले लगाएंगे। रूट नाम होगा इसका मेथिल फॉर्मेट, क्योंकि ये फॉर्मिक अम्ल का उत्पन्न मान सकते हैं इसको हम। OMS गैप, OMS गैप को याद रखें। O मीन्स ऑक्जेलिक अम्ल, M मीन्स मेलोनिक अम्ल, S सक्सेनिक अम्ल, G ग्लूटारिक अम्ल, A एडिपिक अम्ल, P पिमेलिक अम्ल। ये एक्चुअल में डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल को याद करने की एक विधि है, एक टिप्स है। तो कार्बन OMS गैप में O है ऑक्जेलिक अम्ल, इसमें 2 कार्बन का डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा। मेलोनिक अम्ल है वो 3 कार्बन का डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है। सक्सेनिक अम्ल 4 कार्बन का डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है। गुल्टारिक अम्ल 5 कार्बन का, और इसी प्रकार एडिपिक अम्ल 6 कार्बन, और पिमेलिक अम्ल 7 कार्बन का डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इनका IUPAC नेम करेंगे तो पहले हम का नंबर ऑफ कार्बन, जैसे इथेन और 1, 2 डायोइक, तो ऑक्जेलिक अम्ल का IUPAC नेम हो गया। अब मेलोनिक का क्या हुआ, प्रोपेन 1, 3 डायोइक एसिड। सक्सेनिक का लॉन्गेस्ट चेन 1, 2, 3, 4 यानी ब्यूटेन जनक हो गया, और 1, 4 डायोइक एसिड। इसी प्रकार आप 6 कार्बन के लिए क्या करोगे, हेक्सेन और 1, 6 डायोइक
एसिड, ये है अपना ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें हम लॉन्गेस्ट चेन लेंगे, लेकिन ध्यान रखें इसमें कि अगर हम लॉन्गेस्ट चेन लेते हैं तो उस कंडीशन में तीनों COH नहीं आ पाते, तो हम तीनों COH को नंबरिंग में नहीं लेंगे, यानी समानता का व्यवहार करेंगे। तो जनक होगा प्रोपेन। अब COH क्योंकि नंबरिंग में शामिल नहीं हुआ, जनक में शामिल नहीं हुआ, तो इसका कार्बोक्सिलिक एसिड है वो अनुलग्न लगेगा, यानी सफिक्स लगेगा। तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां ओइक नहीं आएगा। इसी प्रकार ये एक फार्मूला है सिट्रिक अम्ल का, नींबू का सत्व। नींबू में जो खट्टापन होता है वो इसी कारण से होता है। तो इसकी अगर हम नेमिंग करें तो इस तरह सेलेक्ट करेंगे, चैन 1 2 3 यानी प्रोपेन, ये तो होगा इसका पेरेंट। उसके बाद में हम 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल, और जनक से पहले यानी प्रोपेन से पहले 2 हाइड्रोक्सी। अब है क्रोश कैनिजरो रिएक्शन। जब फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एल्केन नाइट्राइल के जल अपघटन से, एल्केन नाइट्राइल का अम्लीय या क्षारीय माध्यम में अगर हम जल अपघटन करते हैं तो एल्केनोइक अम्ल प्राप्त होता है। कुल मिलाकर के इस रिएक्शन को हम सजातीय श्रेणी के आरोहण में भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा X ग्रुप को COH में और CN ग्रुप को COOH में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले रिएक्शन लिखेंगे हम CH3CN एसिटोनाइट्राइल प्लस 2HOH। तो CN ग्रुप है वो COOH में कन्वर्ट होगा, चाहे वो अम्लीय माध्यम हो चाहे क्षारीय माध्यम हो। अम्लीय माध्यम में ये अम्ल बनेगा और क्षारीय माध्यम में लवण फॉर्म में रखेंगे इसको, और साथ में NH3 गैस बाहर निकलेगी। यहां पर ध्यान रखें कि CH3X को हम CH3CN में भी चेंज कर सकते हैं विद KCN। इस प्रकार एल्केन नाइट्राइल को एल्किलाइड की एल्कोहलिक KCN से प्राप्त कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, CH3CN का अगर हम आंशिक जल अपघटन करते हैं तो हमें देखो क्या मिलता है। अगर हम पूर्ण जल अपघटन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो आंशिक करेंगे तो H2O का O है वो C और N के बीच में, और H2 को N के बाद, यानी एमाइड मिलेगा। पूर्ण जल अपघटन में CN समूह को COOH में चेंज कर दें प्लस NH3, और ये पूर्ण अपघटन अम्लीय माध्यम में होगा और क्षारीय में भी होगा। अब है अपचयन रिडक्शन। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड से इसका अपचयन करें तो CN समूह का दोनों पाई बंध टूट जाएंगे, 4 सिग्मा बंध बनेंगे और इससे 1 डिग्री एमीन बन जाएगी। अब CH3CN का हम H2O यानी जल अपघटन करेंगे और NH3 शो की हुई है उत्पाद में, तो आप समझ जाओ कि ये पूर्ण जल अपघटन है। अगर उत्पाद में अमोनिया को शो किया हुआ है, दिखाया हुआ है, तो CH3CN प्लस हम 2H2O करेंगे तो CH3COOH बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है।
प्राथमिक एल्कोहल तथा एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से। तो प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण अगर हम पोटेशियम डाइक्रोमेट अम्लीय माध्यम में और KMnO4 को तीनों माध्यम में यूज करते हुए अम्ल बना सकते हैं। RCH2OH, इसमें कार्बन जो हाईलाइट किया हुआ अल्फा कार्बन है, तो अल्फा कार्बन से H O से H ऑक्सीडेशन करेंगे तो RC डबल बॉन्ड OH यानी एल्डिहाइड फॉर्म होगा और फिर ऑक्सीकरण होगा तो ऑक्सीजन है वो CH यानी एल्डिहाइड को एसिड में चेंज कर देगा। ये सब रिएक्शन है वो एल्डिहाइड अल्कोहल में अच्छी तरह समझाई हुई है। इसी तरह RCH2OH से पहले RCHO फिर ऑक्सीकरण होगा तो इस तरह से ऑक्सीजन CH बॉन्ड ब्रेक करेगा और RCOH बनाएगा। मेथेनॉल, इसमें भी अल्फा H है तो ऑक्सीकरण होगा तो पहले मेथेनॉल, उसके बाद फिर ऑक्सीकरण होगा तो बनेगा फॉर्मिक अम्ल यानी कि HCOOH एथेनॉल। तो एथेनॉल का ऑक्सीकरण होगा तो CH3CH डबल बॉन्ड O, इसको इस तरह हाईलाइट कर लें अल्फा H को और इस तरह 2 H निकल जाएंगे बाहर तो पाई बॉन्ड बन जाएगा। उसके बाद में इथेनोइक एसिड बनेगा। वन ट्राई हेलोजन व्युत्पन्नों के जल अपघटन से। तो कुल मिलाकर के हेलोजन है वो OH में चेंज होता है कब? जब हम जलीय KOH यूज करते हैं। तो यहां पर RX प्लस KOH SN2 मैकेनिज्म से ROH बनेगा। इसी प्रकार 111 ट्राई हेलो एल्केन 3 KOH लेंगे तो तीनों X की जगह OH आएगा और इस प्रकार ये ट्राई हाइड्रोक्सी कंपाउंड बनेगा जो कि अनस्टेबल होता है। तो एक C पर 2 OH आते ही H2O रिप्लेस कर दे और C डबल बॉन्ड O बनाए, RCOH बन जाएगा। ग्रिनियर अभिकर्मक द्वारा, ग्रिनियर अभिकर्मक की अगर हम CO2 से यानी ड्राई आइस से क्रिया करवाएं तो एल्केनोइक अम्ल बनेगा। तो ग्रिनियर अभिकर्मक प्लस ड्राई आइस एडक्ट और उसके बाद जल अपघटन से बनेगा एल्केनोइक एसिड। RMgX प्लस CO2 RCOOMgX और जल अपघटन करने पर RCOOH प्लस MgXOH बन जाएगा। यहां पर R माइनस है ग्रिनियर का, वह न्यूक्लियोफाइल के रूप में अटैक करेगा। कैसे? तो सबसे पहले CO2 का C डबल बॉन्ड O को हाईलाइट कर लें, इसका पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे 2 सिग्मा बॉन्ड, इस R को अटैक कराओ कार्बन पर क्योंकि R है वो न्यूक्लियोफाइल नाभिक नहीं है। तो इस प्रकार एडक्ट बनेगा और उस एडक्ट का योगोत्पाद का कर दो जल अपघटन तो MgXOH को रिप्लेस करेगा और RCOOH एज ए रिजल्ट मिलेगा अपने को और साइड उत्पाद बन जाएगा MgXOH। अम्ल व्युत्पन्नों के जल अपघटन से कोई भी अम्ल व्युत्पन्न जैसे एल्केनॉल क्लोराइड RCOCl, RCOOC2H5 यानी अम्ल व्युत्पन्न कोई भी लेंगे, एसिड डेरिवेटिव कोई भी लेंगे, उसका जल अपघटन करने पर चाहे वो अम्लीय माध्यम हो चाहे क्षारीय माध्यम हो हमें अम्ल मिलेगा। जैसे RCOClHOH तो RCOH मिल जाएगा, एमाइडा करेंगे तो अम्ल मिल जाएगा। अब है भौतिक गुणधर्म।
एल्केनोइक अम्लों के क्वथनांक उच्च होते हैं क्योंकि इनमें एच बंध बहुत ही एक्सटेंसिव पावर यानी कि डाइमर बन जाते हैं एच बंध के कारण से, और इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग होने के कारण से ये इसके क्वथनांक उच्च होते हैं। जैसे RCOOH, इसमें CO ग्रुप भी पोलराइज है, ध्रुवित है, OH भी ध्रुवित है। तो अब दूसरा RCOH आएगा, वो इसके साथ में द्विलक फॉर्म करेगा, डाइमर, और इस तरह से यह है अंतर अणुक या इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग होती है, जो कि बहुत ही पावरफुल होती है। इसी कारण से कार्बोक्सिलिक अम्लों की क्वथनांक एल्कोहल से भी ज्यादा होते हैं, ये ध्यान रखें। COOH में CO समूह का तीव्र इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने का स्वभाव है, इससे OH समूह की ध्रुवता बढ़ जाती है और H बंध प्रबल या मजबूत होता है। द्विलक की उपस्थिति कारण से ही एसिटिक अम्ल का अणुभार 120 प्राप्त होगा, जबकि वास्तविक अणुभार 60 है। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। वाष्प घनत्व विधि से अगर हम इसका अणुभार ज्ञात करेंगे तो ये दुगुना आएगा, कारण द्विलक। तो इस प्रकार द्विलक बन जाते हैं। तो वाष्प अवस्था में जो एल्केनोइक एसिड होता है वो इस प्रकार से द्विलक बना लेता है, जबकि जल में मिलाने पर यह आयनित होता है, द्विलक नहीं बनाता। तो विक्टर मेयर विधि है, वाष्प घनत्व विधि है, उसमें वेपर बनेगी इसकी, इसी कारण से उसमें इसका अणुभार डबल आएगा, जबकि जल में ये आयनित हो जाएगा। गलनांक, कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें संख्या सम होती है और जिनमें विषम संख्या होती है, उनके गलनांक में अंतर होता है। इसका कारण यह है, सम संख्या यानी जिन कार्बोक्सिलिक अम्लों में सम संख्या होगी उनकी क्लोज पैकिंग, निबिड़ संकुलन अच्छा हो जाएगा, इसलिए उनका गलनांक ज्यादा मिलेगा। केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुणधर्म, एल्केनोइक अम्ल की संरचना में एल्किल समूह तथा कार्बोक्सिल समूह दोनों उपस्थित होते हैं, अतः इनकी रासायनिक क्रिया को हमने अलग अलग ग्रुप के हिसाब से बांटा है। पहला है एल्किल समूह की अभिक्रिया, यानी एल्फा कार्बन पर उपस्थित H की अभिक्रिया। तो क्वेश्चन ये बनता है, CH3COH में 3 एल्फा H हैं, या फिर CH3COH और HCOH फार्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल में कैसे विभेद करोगे? इसके लिए हेल-वोलार्ड जेलिश की रिएक्शन है। अब ये रिएक्शन क्या कहती है, देखो, हेल-वोलार्ड जेलिश की अभिक्रिया, इसके अनुसार अल्फा H युक्त एल्केनोइक एसिड लाल फास्फोरस और हेलोजन की उपस्थिति में क्रिया करके प्रतिस्थापनिक उत्पाद बनाते हैं, यानी जो अल्फा H है एल्केनोइक एसिड के पास, वो 1 by 1 हटता जाएगा और वहां पर हेलोजन आ जाएगा। जिस तरह से ये एग्जाम्पल देखें तो इस CO के पास जो अल्फा कार्बन उस पर 3 अल्फा H है, तो सबसे पहले रिएक्शन करवाई हमने, तो एक अल्फा H रिप्लेस हुआ और Cl आ गया, HCl बाई हो गया, यानी बाई प्रोडक्ट हो गया। फिर रिएक्शन करवाएंगे, फिर अल्फा कार्बन से H जाएगा। अब हमें डाई प्रतिस्थापनिक उत्पाद मिल गया, और अभी भी और संभावना है, एक H और है,
तो इस प्रकार तीनों एल्फा-H Cl2 ऑब्लिक फास्फोरस से रिप्लेस हो जाएंगे। इसे हम प्रतिस्थापनिक उत्पाद कह सकते हैं। अब फार्मिक अम्ल, तो फार्मिक अम्ल में C डबल बॉन्ड O के पास कार्बन नहीं है, तो नो अल्फा कार्बन, नो अल्फा H, तो नो HVZ रिएक्शन। अब ये है प्रोपेनोइक एसिड, तो प्रोपेनोइक एसिड में 2 अल्फा H है, तो हम इसको रिएक्शन करवा सकते हैं। तो हेलोजन, रेड फास्फोरस, अल्फा H को रिप्लेस कर दिया, तो इस प्रकार हमें उत्पाद मिलेगा। अब है अपचयन अभिक्रिया। लाल फास्फोरस तथा HI, इसकी सिद्ध में कोई भी, इसके आगे कोई भी अगर अणु आ गया तो वह एल्कीन, हेलोजन I2 और H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे 4 कार्बन का अम्ल है, तो रेड P और HI के साथ रिएक्शन करेगा तो 4 की एल्केन बन जाएगी प्लस H2O प्लस I2। इसको बैलेंस करना बहुत आसान है। पहले कार्बन को बैलेंस कर लें, 4 कार्बन आएंगे, वो तो एल्केन में उतने मिलेंगे। उसके बाद H2 और I2 को। एल्केनोइक अम्ल का अपचयन, तो यहां पर मैं अलग अलग अभिकर्मक ले रहा हूं, कुछ खास बात है। सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, H2/PD और रेड P/HI। सोडियम बोरोहाइड्राइड से एल्केनोइक अम्ल का अपचयन नहीं होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यह CO ग्रुप को CH2 में कन्वर्ट कर देगा, तो यह अल्कोहल बन जाएगा 1 डिग्री। B2H6 से इसका अपचयन करते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। यानी एल्केनोइक अम्ल का B2 डाइबोरेन से रिडक्शन करना बहुत अच्छा रहता है। इससे बनेगा उत्पाद इथेनॉल। वी कार्बोक्सिलीकरण, ये एक नेम रिएक्शन है। वी मीन्स विलोपन। कार्बोक्सिलीकरण यानी COH ग्रुप को हम CO2 में कन्वर्ट कर देंगे। तो COH ग्रुप से किस प्रकार CO2 निकलती है, तो सोडा लाइम के साथ एल्केनोइक अम्ल का सोडियम या पोटेशियम लवण को गर्म करेंगे तो वी कार्बोक्सिलीकरण क्रिया होगी। RCOOH प्लस NaOH CaO, तो ये CO2 गायब कर दें और RH बन जाएगी, यानी एक कम कार्बन की एल्कीन मिलेगी। यह एक प्रकार की अम्ल क्षार क्रिया है। इसको एक अलग ढंग से देखते हैं हम। देखिए, RCOH को NaOH से रिएक्शन कराएं, सोडा। ऐसा होने पर एसिड प्लस बेस, साल्ट प्लस वाटर मिलेगा, यानी RCOONA प्लस H2। इसमें H2 निकालेंगे तो अपने आप ही साल्ट बन जाएगा। अब उसके बाद RCONA प्लस NaOH को हम Na2CO3 निकालेंगे तो RH बन जाएगा, यही उत्पाद होगा। यहां Na2CO3 लिखेंगे भाई। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, अनुप्रयोग क्या है? यह है रिएक्शन अंतर परिवर्तन में बहुत काम आती है, जब हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में चलना पड़ता है, यानी कि कार्बन संख्या कम करनी पड़ती है। तो यहां इथेन से मीथेन बनाएंगे हम, तो इस रिएक्शन का यूज करेंगे हम। तो सबसे पहले मीथेन से इथेन बनाएंगे तो क्लोरीनीकरण करेंगे। Cl2 सूर्य का प्रकाश, ध्यान रखें एल्केन का जब भी कन्वर्जन करें तो हेलोजनीकरण जरूर कराएं। उसके बाद बनेगा CH3Cl यानी कि एल्किल हैलाइड।
फिर आप रिएक्शन कराओ KCN से, तो Cl यहां से हट जाएगा और CN आ जाएगा, यानी कि 2 कार्बन की नाइट्राइल बन जाएगी। अब इसका आप चयन करवाएंगे, तो ट्रिपल बॉन्ड N है, C ट्रिपल बॉन्ड N, इसका अपचयन होगा। इसको हम बो ब्लांक अपचयन रिएक्शन कहते हैं। और ये बो ब्लांक अपचयन में पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, तो CH3 CH2 NH2 यानी कि 1 डिग्री एमीन बन जाएगी। अब 1 डिग्री एमीन, इस 1 डिग्री एमीन को फिर हम NH2 ग्रुप को हम OH में चेंज करेंगे, तो नाइट्रस अम्ल लेना पड़ता है, तो NH2 हटेगा, OH आ जाएगा। इस प्रकार एल्कोहल बन गया। अब इस एल्कोहल को, इथेनॉल को हम Cl में चेंज करेंगे, तो PCl5 PCl3SOCl2, तो CH3 CH2 Cl यानी क्लोरोइथेन। अब क्लोरोइथेन को हम अपचयन करवा देंगे। ऐसा करने पर यह इथेन बन जाएगा। अब यहां इथेन से हम बना रहे हैं मीथेन, यहां पर डी कार्बोक्सिलेशन यानी वी कार्बोक्सिलीकरण क्रिया यूज होगी, तो ये इथेन है। मैंने कहा शुरुआत करें तो हेलोजनीकरण से करें, एक H रिप्लेस होगा, Cl ऐड हो जाएगा। उसके बाद में CH3 CH2 Cl बना। अब हम चाहते हैं कि ये अम्ल बने, तो अम्ल बनाने के लिए पहले एल्कोहल बनाना जरूरी है। तो एल्कोहल कैसे बनेगा? जब हम Cl को OH में चेंज करेंगे। इसके लिए एक्वस KOH यानी जलीय KOH को यूज करेंगे। और जलीय KOH में या NaOH में ये कैपेसिटी होती है कि वो Cl को हटा करके OH को ऐड कर दे। उसके बाद यही एल्कोहल का ऑक्सीकरण होगा, तो ये पहले एडिड में, उसके बाद संगत करस्पॉन्डिंग अम्ल बना लेगा। तो जितने कार्बन का एल्कोहल उतने का अम्ल। अब हम डी कार्बोक्सिलेशन यानी सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो CO2 रिप्लेस हो जाएगी और CH3H यानी CH4 बन जाएगा, मीथेन बन जाएगी। इस प्रकार इस कन्वर्जन का यूज कर सकते हैं। तो RCONA RH बन जाएगा। कोल्बे विद्युत अपघटन, एल्केनोइक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण का जलीय विलयन लेंगे और वैद्युत अपघटन करेंगे, तो हमें एनोड पर एल्केन और CO2 तथा कैथोड पर NaOH या KOH और हाइड्रोजन मिलती है। तो इसका ये ट्रेक याद रखें। जनरल रिएक्शन RCONA को 2 बार लिखो, यानी एल्केनोइक अम्ल के सोडियम लवण को 2 बार लिखना है, 2HOH करना है, वैद्युत अपघटन। अब ये COO जो है उसके दोनों तरफ 2 लाइन ड्रा कर दें इस तरह से, R को R के साथ ऐड कर दें, तो ये तो बन जाएगी एल्केन प्लस 2 CO2 प्लस Na प्लस को जल से रिएक्शन यानी Na बन जाता है ये, तो NaOH प्लस हाइड्रोजन। इस तरह एट एनोड एल्केन CO2, एट कैथोड NaOH और हाइड्रोजन गैस बनती है। सोडियम एसीटेट का कोल्बे वैद्युत अपघटन कराएंगे तो क्या मिलेगा?
तो CH3COONe को 2 बार लिखें सोडियम एसीटेट को। फिर आपको क्या करना है, COO के दोनों साइड 2 लाइन ड्रा करेंगे। ऐसा करने पर हमें मिलेगा इथेन प्लस 2CO2 प्लस 2NaOH प्लस हाइड्रोजन। अब इसकी मैकेनिज्म होती है, वो होती है फ्री रेडिकल यानी मुक्त मूलक क्रियाविधि। इसके लिए पहला स्टेप होगा आयनन, यानी एल्केनोइक अम्ल का आयनन होगा। तो ये बनेगा CH3COO माइनस Na प्लस। अब ये जो नेगेटिव आयन है और पॉजिटिव आयन है, नेगेटिव आयन एनोड पर पहुंचेगा क्योंकि एनोड पॉजिटिव होता है। तो इस रिएक्शन में CH3CO माइनस ऑक्सीजन के पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, अब ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा और फ्री रेडिकल यानी विषम संख्या युक्त स्पीशीज फॉर्म करेगा। फिर उसके बाद CC बॉन्ड ब्रेक होगा, तो CC में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो वो CO2 और CH3 मुक्त मूलक बना लेगा। अब इसी तरह 2 अगर मॉलिक्यूल लेंगे तो इस तरह 2-2 से मल्टीप्लाई कर दें। ये CH3 फ्री रेडिकल आपस में इस तरह से सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। इस प्रकार ये एनोड पर इथेन और CO2 मिलती है। कैथोड पर, कैथोड नेगेटिव होता है तो धातु आयन पहुंचेगा यानी सोडियम पोटेशियम, और ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हुए बाई इलेक्ट्रिक वायर Na प्लस को उदासीन कर देंगे, Na बनाएगा, Na जल से रिएक्शन करेगा तो NaOH प्लस हाइड्रोजन। स्मिथ अभिक्रिया। स्मिथ अभिक्रिया प्राथमिक एल्केन एमीन बनाने की विधि है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ तनु H2SO4 की उपस्थिति में कराने पर एल्केनोइक अम्ल का CO2 निकल जाती है और NH2 ग्रुप ऐड होता है। CH3COH जैसे मान लो एग्जाम्पल हो अपना, तो CH3NH2 बनेगा यानी COH ग्रुप की जगह NH2 ग्रुप आ जाएगा। यह रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में होती है क्योंकि इस क्रिया में साइड प्रोडक्ट N2CO2 गैस ही होते हैं, तो मुख्य उत्पाद शुद्ध अवस्था में मिलेगा। अगर N कार्बन का अम्ल होगा तो एक कम कार्बन की 1 डिग्री एमीन मिलेगी। अतः इस रिएक्शन को हम सजातीय श्रेणी में अवरोहण यानी कार्बन घटाने के लिए इसको प्रयुक्त कर सकते हैं। बेंजोइक एसिड की रिएक्शन हम करा रहे हैं हाइड्रोजोइक अम्ल और तनु H2SO4 के साथ, तो COOH की जगह NH2 ग्रुप बनेगा यानी एनिलीन बन जाएगी, एरिल एमीन, 1 डिग्री एमीन जिसको हम कह सकते हैं। इस क्रिया में CO2 जो एक उत्पाद बनता है, अतः इसी कारण से स्मिथ क्रिया को विकार्बोक्सिलीकरण, वी मीन्स विलोपन करना और कार्बोक्सिल मीन्स COH ग्रुप, तो विकार्बोक्सिलीकरण क्रिया भी कहते हैं। इसका मुख्य उपयोग अंतर परिवर्तन इंटर कन्वर्जन में भी कर सकते हैं, जैसे मीथेन से इथेन, इथेन से मीथेन। मान लो ये कन्वर्जन है और हमें इथेन से मीथेन यानी कार्बन संख्या कम करनी है,
तो इस कन्वर्जन को करते हैं। तो इथेन की रिएक्शन करवाएंगे हम क्लोरीन सनलाइट। ऐसा होने पर प्रतिस्थापन रिएक्शन होगी, यानी CH का H हट जाएगा और एल्किल क्लोराइड बनेगी CH3CH2Cl। अब क्योंकि कार्बन संख्या कम करनी है अपने को, तो अम्ल बनाने की सोचें, क्योंकि अम्ल बनेगा तभी हम कार्बन संख्या कम कर सकते हैं। तो एल्किल क्लोराइड क्रिया कराएंगे हम जलीय केवच से, एथेनॉल बनेगा। एथेनॉल का ऑक्सीकरण होगा तो जितने कार्बन का एल्कोहल उतने का एल्डिहाइड बनेगा, और फिर उसके बाद यह CH3COOH यानी अम्ल में बदल जाएगा। इस प्रकार 2 कार्बन का अम्ल बन गया। अब हम स्मिथ क्रिया लागू करते हैं, और ऐसा करने पर एक कम कार्बन की हमें 1 डिग्री एमीन मिल जाएगी। अब इस CH3NH2 यानी NH2 ग्रुप को हम बदलेंगे Cl में। तो NOCl होता है टिल्डेइन अभिकर्मक, ये CH3Cl बना देगा CH3NH2 को। उसके बाद CH3Cl को जिंक कॉपर कपल प्लस मिथेनॉल से अपचयन करेंगे और मीथेन बन जाएगी। कार्बोक्सिलिक समूह के OH समूह की क्रिया, तो हम PCl5 PCl3 SOCl2 के साथ अगर रिएक्शन करवाएंगे तो ऐसा होने पर OH ग्रुप हट जाएगा और Cl उसके साथ लग जाएगा। तो PCl5 से हम POCl3 बनाते हुए OH ग्रुप को हम Cl में कन्वर्ट कर देंगे। इसी प्रकार CH3COH की क्रिया हम SOCl2 से करवाएंगे, यानी थाइनिल क्लोराइड से। तो OH की जगह Cl आ जाएगा, और SO2 और HCl बार HCl को pyridine क्षार से हम रिप्लेस करते हैं या हटाते हैं। CH3COH की क्रिया PCl3 से। तो जब भी आप PCl3 से रिएक्शन करवाइए तो 3 मॉलिक्यूल यानी 3 कण लेने पड़ेंगे आपको एसिटिक अम्ल के। OH की जगह Cl आएगा और Cl की जगह OH, यानी ये आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, और ऐसा होने पर CH3COCl और H3PO3 बन जाएगा। इस प्रकार हम एसिटिल क्लोराइड बनाएंगे। ये रिएक्शन भी कर सकते हैं हम, सभी में OH हटेगा और Cl आ जाएगा। तो RCOCl RCOCl RCOCl। उसके बाद लिख देंगे साइड प्रोडक्ट, पहले वाले में POCl3 प्लस HCl, फिर H3PO3 और SO2 प्लस HCl लास्ट वाले में। एस्टरीकरण, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया खनिज अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराने पर, एल्कोहल से कराने पर एस्टर बनता है। तो अम्ल प्लस एल्कोहल, एल्कोहल यहां 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हो सकता है। ऐसा होने पर अम्ल व्युत्पन्न भी ले सकते हैं हम। तो अम्ल व्युत्पन्न प्लस एल्कोहल बराबर एस्टर प्लस अन्य उत्पाद। एस्टर जो होता है वो फलों जैसी गंध वाला पदार्थ होता है। अब हम रिएक्शन लिखते हैं, और इस रिएक्शन को ध्यान से देखें। एल्कोहल से H और अम्ल से OH जाएगा, और इस प्रकार अगर हम अम्ल का ऑक्सीजन ट्रेस कर दें तो वो जल के अंदर दिखाना है आपको। एल्केनोइक एनहाइड्राइड का बनना, अगर एल्केनोइक अम्ल को हम फास्फोरस पेंटाऑक्साइड या सांद्र H2SO4 के साथ गर्म कर दें तो हमें
एल्केनोइक एनहाइड्राइड यानी जल का अणु बाहर निकल जाएगा और इस तरह से एनहाइड्राइड प्लस वाटर मिलेगा। अमोनिया के साथ क्रिया, एल्केनेमाइड का निर्माण एल्केनोइक अम्ल जो अम्ल है, अमोनिया जो एक क्षार है के साथ जब भी क्रिया करेगा तो अमोनियम लवण बनाएगा और इस लवण को गर्म करेंगे तभी एमाइड बनेगा और डायरेक्ट एमाइड न बनाई। तो देखें RCO प्लस NH3, तो NH3 बेस है, RCOH एसिड है, तो इससे बनेगा RCOONH4। अगर आपने सेकंड की कंडीशन में RCONH2 कर दिया तो ये रोंग है। तो एसिड प्लस बेस से साल्ट बनाएं, उसके बाद साल्ट को गर्म करें और गर्म करने के बाद H2O बाहर जाएगा तो एमाइड बनेगा। तो लवण जरूर बनाएं, यानी पाथ 1 का ही यूज करना है, लेकिन अंतिम उत्पाद एमाइड बनेगा जब आप गर्म कर दोगे। कार्बोनिल यौगिक का बनना, एल्केनोइक अम्ल के कैल्शियम लवणों का शुष्क आसवन करेंगे तो कार्बोनिल यौगिक बनते हैं। ये एक्चुअल में पहले अम्ल क्षार रिएक्शन होती है, इससे लवण बनेगा और कैल्शियम लवण को गर्म करने पर कार्बोनिल यौगिक, जैसे RCOH प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अम्ल से H जाएगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से OH। ऐसा होने पर कैल्शियम लवण बनेगा और H2O। कैल्शियम लवण का शुष्क आसवन करेंगे हम, यानी गर्म करेंगे। ऐसा करने पर CaCO3 को बाहर निकाल दें, यानी एक CO को अंदर रखें, एक CO को बाहर छोड़ देंगे, तो RCOR बन जाएगा प्लस CaCO3। इस प्रकार हम एल्केनोइक अम्ल से उसका कैल्शियम साल्ट बना करके कीटोन या एल्डिहाइड बना सकते हैं। तो ये सब रिएक्शन हम पहले भी कर चुके हैं। अगर हम एल्केनोइक अम्ल का कैल्शियम लवण लेते हैं कैल्शियम फॉर्मेट के साथ तो हमें एल्डिहाइड मिलेगा। एक कन्वर्जन करते हैं अपने, CH3COH प्लस, अभी CH3CO रिएक्शन करवा आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, एक्चुअल में एसिड बेस रिएक्शन होगी तो ये बनेगा कैल्शियम लवण, कैल्शियम एसीटेट। इस कैल्शियम लवण को आप कैल्शियम फॉर्मेट के साथ गर्म करें तो ऐसा करने पर एसिटेल्डिहाइड बनेगा। और इस रिएक्शन की खास बात यह है कि बिना अपचयन किए हमें अम्ल से एल्डिहाइड बना सकते हैं। कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क आसवन, तो पहले इसको ऐसे लिख लें और लिखने के बाद में वही CaCO3 बाहर निकालें और बाकी बचा हुआ अपना कैल्शियम कार्बोनेट और फॉर्मेल्डेहाइड बन जाएगा। इसी प्रकार कैल्शियम एसीटेट कैल्शियम फॉर्मेट से एसीटेल्डिहाइड बनेगा। इस रिएक्शन को हम ऐसे लिखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा अपने को। अब एक के दोनों CO अंदर कर लें, एक के दोनों CO बाहर छोड़ दें, जैसा कि हाईलाइट किया गया है। और इस प्रकार प्रैक्टिस करें तो आपको ये रिएक्शन समझ में आ जाएगी। धातुओं के साथ अभिक्रिया, ये भी अम्ल और क्षार यानी लवण और जल बनने वाली क्रिया है, लेकिन जल नहीं बनेगा, अन्य उत्पाद बन जाएगा, लेकिन लवण जरूर बनेगा। तो अम्ल प्लस क्षार, लवण प्लस अन्य उत्पाद। कार्बोक्सिलिक अम्ल सक्रिय धातु या क्षार धातु या क्षार मृदा धातु से रिएक्शन करेगा और लवण बनाएगा। यहां RCOH का H हटेगा और धातु आ जाएगी, तो RCONA बना, RCOOK बनेगा, K के साथ, Mg के साथ
क्योंकि Mg+2 होता है, तो RCO का होल ट्वाइस Mg, और इसी तरह कैल्शियम के साथ RCOO का होल ट्वाइस Ca। कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रिया है और ये अम्लों का टेस्ट भी है। कार्बोक्सिलिक अम्ल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से क्रिया करते हैं और CO2 गैस मुक्त करते हैं, और इस CO2 गैस को हम पहचान कर लेते हैं इस प्रकार। अब ये CO2 गैस कहाँ से निकली? ये निकली है सोडियम कार्बोनेट और या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट को डीकम्पोज करने पर, तोड़ने पर, यानी केवल एल्केनोइक अम्ल ही सोडियम बाइकार्बोनेट से CO2 निकाल सकते हैं और खुद लवण बना लेंगे। इस प्रकार Na2CO3 और NaHCO3 को तोड़ने की क्षमता CO2 में केवल और केवल अम्ल रखते हैं। तो RCOH प्लस Na2CO3, तो रिजल्ट मिलेगा RCOONA प्लस CO2 प्लस H2। तो ध्यान रखें, एसिटिक अम्ल व एसीटोन में जैसे विभेद करना है, अपने को पहचान करनी है, तो कीटोन ये क्रिया नहीं देगा, सिर्फ और सिर्फ एल्केनोइक अम्ल ही ये क्रिया देगा, क्षारों के साथ अभिक्रिया। कार्बोक्सिलिक अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाता है, तो लवण और जल बनेगा RCOH प्लस NaOH, एसिड से H और NaOH से OH, तो RCOONA प्लस H2O। इसी तरह से हम NH4OH से भी लवण और जल बना सकते हैं, तो अम्ल प्लस क्षार लवण प्लस जल। कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्कोहल और फिनोल की अम्लीय प्रकृति की तुलना। तो अम्लता का बढ़ता क्रम, एल्कोहल से अधिक अम्लीय फिनोल, फिनोल से अधिक अम्लीय कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसका कारण यह है कि OH समूह, ROH का OH समूह में जो H प्लस देने की क्षमता होती है, उसके आधार पर हमने ये अम्लता या एसिडिटी का क्रम रखा है। ROH को जल में मिलाया तो एल्कोहल ने प्रोटॉन दिया, ऐसा करने पर बेस बना RO माइनस और H3O प्लस एसिड बना। RO माइनस एक कंजुगेट बेस है, संयुग्मी बेस है, और ये अस्थायी होता है, और अस्थायी होगा तो ROH अस्थायी क्यों होगा? क्योंकि यह अनुनाद नहीं करता, रेजोनेंस नहीं करता, तो यह अस्थायी है, तो इसलिए ROH दुर्बल अम्ल है। CH3CH2OH एक्वस, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CH2O माइनस H प्लस, तो ये अनुनाद नहीं करेगा। रिजल्ट ये होगा कि नो रेजोनेंस अनस्टेबल, यानी अस्थायी होगा तो दुर्बल एल्कोहल है वो दुर्बल अम्ल होगा। तो रेनाइन जितना कम स्थायी होगा, उसका जो कॉन्जुगेट अम्ल है वह उतना ही दुर्बल होगा। CH3COH यानी ये एसिटिक अम्ल अपना, इसको जल में मिलाया, ऐसा करने पर कार्बोक्सिलेट आयन और H प्लस मिला। ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है ये अनुनाद के द्वारा स्थायी होता है। यही कारण है कि CH3CO जो इसका
कॉन्जुगेट यानी संयुग्मी अम्ल है वो प्रबल हो गया। तो जितना अधिक ऋणायन स्थायी होता है उसका कॉन्जुगेट अम्ल उतना ही प्रबल होगा। तो एसीटेट आयन अनुनाद करेगा, इसकी संरचना ये है अनुनाद करने की। तो इस प्रकार ये अनुनाद के द्वारा स्थायी होता है। इससे दो अनुनादी संरचना बनेगी। और ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड होगा। कार्बोक्सिलेट आयन का अनुनाद से ये स्थायी होगा। इसी तरह से कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीय प्रकृति पर प्रतिस्थापी का प्रभाव। अम्लों में अगर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह या इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप अगर होगा तो ऋणायन उतना ही अधिक स्थायी होगा। अब इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह की पहचान क्या होती है? ये बहुबंध युक्त होते हैं, यानी इनमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये बॉन्ड उपस्थित होंगे तो पता लग जाएगा अपने को कि ये इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह है। और इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह की उपस्थिति होने पर अम्लता बढ़ती है, कारण कि जो ऋणायन बनता है उसको ये स्थायी करते हैं। इस बात को हम देखते हैं, देखो आगे। अम्लता बढ़ाने में इनकी प्रभाविता क्रम निम्न है। अगर CF3 जैसा समूह होगा या हैलोजन होंगे तो अम्लता बढ़ जाएगी। तो यहां पर फ्लोरोएसिटिक अम्ल, क्लोरोएसिटिक अम्ल, ब्रोमोएसिटिक अम्ल, आयोडोएसिटिक अम्ल, इसमें फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की क्षमता सबसे अधिक है। तो फ्लोरीन युक्त जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका ऋणायन सबसे अधिक स्थायी है, जिसका परिणाम यह होगा कि फ्लोरोएसिटिक अम्ल प्रबल अम्ल होगा। जबकि आयोडोएसिटेट, इसमें आई की इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति बहुत कम होती है, तो ऋणायन उतना ही कम स्थायी होगा। तो आयोडो वाला कम स्थायी है, जबकि फ्लोरीन वाला अधिकतम स्थायी है। तो ध्यान रखें, जितना अधिक ऋणायन स्थायी उसका संयुग्मी प्रबल अम्ल होगा। ऋणायन जितना कम स्थायी उसका संयुग्मी अम्ल दुर्बल होगा। इसी तरह ट्राइक्लोरोएसिटिक अम्ल, डाइक्लोरोएसिटिक अम्ल और मोनोक्लोरोएसिटिक अम्ल समूह ग्रुप की संख्या बढ़ेगी तो अम्लता बढ़ेगी, कारण कि ट्राइक्लोरोएसिटेट आयन सबसे अधिक स्थायी है, तो इसका संयुग्मी है वो प्रबल अम्ल होगा। तो जितना अधिक ऋणायन स्थायी होगा, यानी मोर स्टेबल मोर एसिडिक, लेस स्टेबल लेस एसिडिक, ऐसे याद रखें इनको। इसी प्रकार अगर अल्फा बीटा गामा यानी यहां पर -I प्रभाव समूह हों तो जितना पास -I प्रभाव समूह होगा COH के, उतना ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वह डीलोकलाइज करेगा और नेगेटिव आयन को स्थायी करेगा। तो इसमें अल्फा वाला जो नेगेटिव आयन बनेगा वो सबसे अधिक स्थायी होगा। इसी कारण से अल्फा क्लोरो जो ब्यूटेनोइक एसिड है या ब्यूटारिक एसिड है वो प्रबल अम्ल होगा। एल्किल समूह का होता है +I प्रभाव। +I प्रभाव बढ़ेगा तो अम्लता घटेगी। तो आप देखो फार्मिक अम्ल में +I प्रभाव नहीं है तो ये प्रबल अम्ल है।
जबकि ट्राई मेथिल एसिटिक अम्ल में एक C पर 3 CH3 वाला ग्रुप है, इसलिए ये रेनाइन को सबसे कमजोर कर देगा, अस्थायी कर देगा। तो ट्राई मेथिल एसिटिक अम्ल दुर्बल, जबकि फार्मिक अम्ल प्रबल अम्ल होगा। तो यहां फार्मिक अम्ल का नेगेटिव आयन बना रहे हैं अपने, और एक बना रहे हैं ट्राई मेथिल एसिटिक अम्ल का। दोनों को कंपेयर करेंगे। ऐसा करने पे देखो कि ट्राई मेथिल एसीटेट जो आयन है उसमें 3 CH3 का प्लस आई प्रभाव होने पर ये ऋणायन अस्थायी हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लोकलाइज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो रहे हैं। तो इसका संयुग्मी दुर्बल अम्ल होगा। जबकि फार्मिक अम्ल प्रबल अम्ल होगा। फेनिल समूह का इलेक्ट्रॉन आकर्षित स्वभाव -I होता है। तो यहां पर फॉर्मिक अम्ल बेंजोइक और एसिटिक अम्ल की तुलना करेंगे तो फॉर्मिक अम्ल प्रबल अम्ल होगा, जबकि एसिटिक अम्ल सबसे दुर्बल। कारण वही है, I प्रभाव। या बेंजोइक अम्ल में फिनाइल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने का स्वभाव है, इस कारण से यह एसिटिक अम्ल से प्रबल अम्ल है, लेकिन फार्मिक अम्ल से दुर्बल। तो इस प्रकार नेगेटिव आयन बना करके हम किसी भी अम्ल, संयुग्मी अम्ल या अम्ल की अम्लता को समझा सकते हैं। बेंजोइक अम्ल 4 मेथॉक्सी बेंजोइक अम्ल और 4 नाइट्रो बेंजोइक अम्ल। तो NO2 ग्रुप का माइनस या इलेक्ट्रॉन आकर्षित स्वभाव होने के कारण से सबसे प्रबल अम्ल पैरानाइट्रो यानी कि 4 नाइट्रो बेंजोइक अम्ल होगा। जबकि OCH3 का स्वभाव होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का, यह अम्लता घटाएगा। तो इस प्रकार सेकेंड उससे अधिक फर्स्ट की और सबसे अधिक थर्ड यानी पैरानाइट्रो बेंजोइक अम्ल। अब ये कुछ क्वेश्चन है, इनको करते हैं अपने। कार्बोनिल यौगिक के कार्बोनिल समूह के कार्बन परमाणु में संकरण कैसे निकालेंगे? तो पहले C डबल बॉन्ड O लिखा, C पर 3 सिग्मा 1 पाई हो गया sp2। स्टीफन अभिक्रिया में किसका संश्लेषण नहीं होता? तो एल्डिहाइड का होता है, कीटोन का नहीं होगा। तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा अपना द। तो द इसका उत्तर होगा, क्योंकि कीटोन इससे नहीं बन सकता। पेंटेनोन किस प्रकार की समावता दर्शाता है? यानी कीटोन है ये और 5 कार्बन कीटोन है। तो CO समूह 2 पर हो सकता है, CO समूह 3 पर हो सकता है। इसका अर्थ है ये CO समूह की पोजीशन का डिफरेंस है, तो ये स्थान समावेता दर्शाएगा, क्योंकि पहले वाले में 2 पर है, दूसरे वाले में 3 पर है। इसी तरह ये भी पेंटेनोन है, लेकिन इसमें श्रृंखला 4 की है।
क्लीमेंसन अपचयन में एल्डिहाइड तथा कीटोन का अपचयन किसके द्वारा करते हैं? तो इसमें जिंक अमलगम और सांद्र HCl से। एसीटोन का अपचयन मैग्नीशियम अमलगम करने पर बनता है, तो पिनाकोल बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको इस तरह से बना देंगे हम। एल्डिहाइड व कीटोन क्रिया नहीं करते हैं, किससे नहीं करेंगे? देखो, पहले वाले से करेंगे, दूसरे ऑप्शन से भी करेंगे, तीसरे वाले ऑप्शन से नहीं करेंगे। यानी 6 डाइहाइड्रोजन सोडियम फॉस्फेट के साथ क्रिया नहीं करते, बाकी साथ करेंगे। जब एथेनॉल को फैलिंग विलीन साथ गर्म करेंगे तो क्या किसका अवक्षेप आएगा? तो यह आएगा Cu2O का, यानी कि क्यूप्रस ऑक्साइड का Cu2O। रोजनमुंड अपचयन द्वारा संश्लेषण नहीं कर सकते। पहले हम याद रखेंगे रोजनमुंड में कि कौन कौन से अभिकर्मक होते हैं। तो रोजनमुंड में पैलेडियम उत्प्रेरक होता है, H2 की उपस्थिति होती है। BSO4 विष जो PD को ब्रेक लगाता है, यानी कि पॉइजन काम करता है। तो RCOCl से RCHO बनेगा, तो इससे हम HCOH यानी फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि HCOCl का अस्तित्व नहीं होता। तो ए आ जाएगा इसका आंसर। निम्न में से किसमें एल्डोल संघनन होगा? तो जिसमें अल्फा H होगा उसमें एल्डोल संघनन होता है। तो अल्फा H एम ही है, बेस है, दे में अल्फा H नहीं है, तो इसको ऐसे याद रखो, एल्डोल, एल मीन्स अल्फा H, तो कम से कम एक अल्फा H होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा ए। बेस है और दे में अल्फा H नहीं है, तो आंसर ए करना है इसका। निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग कीटोन से हाइड्रोकार्बन बनाने में होता है? तो वोल्फ किस्नर का होता है, क्लीमेंसन का भी होता है। तो इसमें बे और दे दोनों आंसर पॉसिबल है। IUPAC नाम। एसिड एल्डिहाइड को लिखेंगे CH3CHO एथेनल, एथेनल। आइसोब्यूटाइलडिहाइड इसका IUPAC नाम 2-मेथिल प्रोपेनल। मेथिल प्रोपिल कीटोन। इसी तरह ओपेनर ऑक्सीकरण क्या विशेषता होती है कि ये 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन बनाता है। तो इस प्रकार हमने ये किया था। तो अगर ये 2 डिग्री अल्कोहल है, कीटोन एसीटोन इसका विलायक है, तो CHOH ग्रुप और CO ग्रुप आपस में स्थान चेंज कर लेंगे, और ऐसा करने पर अपना आंसर होगा कीटोन, यानी 3-पेंटेनॉन। ये क्रिया ट्रसरी ब्यूटॉक्साइड, एल्युमिनियम ट्रसरी ब्यूटॉक्साइड की प्रेजेंस में होती है। कार्बोनिल यौगिक द्वारा दी जाने वाली प्रमुख रासायनिक क्रिया नाभिक स्नेहयोगात्मक। नाभिक स्नेहयोगात्मक के घटते क्रम में रखिए। हमें बताया कि फॉर्मेल्डिहाइड सबसे अधिक सक्रिय होता है, और जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे CO ग्रुप पर, वैसे वैसे क्रियाशीलता घटती जाएगी। तो R की उपस्थिति से CO के कार्बन पर ध्रुवता कम होगी, इससे नाभिक स्नेह का अटैक है वो स्लो हो जाएगा। तो जैसे जैसे एल्किल ग्रुप बढ़ेगा वैसे वैसे क्रियाशीलता कम। तो इसलिए फॉर्मेल्डिहाइड सबसे अधिक सक्रिय होगा, क्योंकि इसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक सबसे फास्ट और कीटोन में सबसे स्लो। टोलेन अभिकर्मक क्या है?
ये Ag+1 का संकुल है। एथीन पर ओजोन की अभिक्रिया से बनने वाला उत्पाद, तो इससे बनेगा मेथेनल। तो C डबल बॉन्ड से कट करें और O लगा दें। एल्डिहाइड अच्छे अपचायक होते हैं, गुड रिड्यूसर। इसका कारण क्या है कि एल्डिहाइड आसानी से ऑक्सीकृत होते हैं, जैसे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, टोलेन, अभिकर्मक, फैलिंग विलियन, इनसे ये आसानी से ऑक्सीकृत हो जाएंगे, इसलिए अच्छे अपचायक होंगे। क्योंकि जिसका ऑक्सीकरण होता है आसानी से, वो अच्छा अपचायक होता है। तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे टोलेन, फैलिंग विलियन, आदि से आसानी से ऑक्सीकृत होंगे। निम्न समीकरण को पूरा करें तो एथेनॉल से V हाइड्रोजनीकरण से एथेनेल बनेगा और H2 बाहर निकल जाएगी। इसके बाद आगे क्रिया नहीं होगी, इसे हम कहते हैं उत्प्रेरकी V हाइड्रोजनीकरण। और दूसरी है रोजनमूंड, इसमें बनेगा RCHO, RCOH, तो HCl बाहर हो जाएगा, RCHO बन जाएगा। थैंक यू।